नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। एक जनसंवाद कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि जाने कहां कहां से आ गए गठबंधन वाले, हमने चवन्नी को रुपया बना दिया फिर भी छोड़कर चले गए। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं आपको। दरअसल पिछले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2022 में जयंत चौधरी तब समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे और बीजेपी में उनको जाने को लेकर कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा दल बदल को लेकर। तो जयंत का जवाब था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। लेकिन 2024 आते आते लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले गए। तो अखिलेश यादव के बयान को भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, सीधे सीधे जयंत चौधरी पर निशाना माना जा रहा है। और इसका माना क्या जा रहा है, उनकी जो पार्टी है जयंत चौधरी की आरएलडी, उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया है वो भी सीधी बात है कि वो इसे अपने ऊपर ही ले रहे हैं। आरएलडी ने कहा है कि ये पूरे किसान समाज और चौधरी चरण सिंह की विरासत का अपमान है। लेकिन हम चूंकि हमारे साथ आज मेहमान केपी मलिक हैं हमारे गेस्ट, तो हम वेस्ट यूपी की सारी सियासत की बात करेंगे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक घेराबंदी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी यूपी की कमान अपने एक दलित नेता के बेटे को सौंपी है। और आकाश आनंद भी मैदान जंग में अब उतर चुके हैं। तो इस पूरे सियासी गुणा भाग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केपी मलिक। और केपी मलिक से हम ये पूरा मामला डिकोड, पश्चिमी यूपी की पूरी पॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल तो अखिलेश यादव से ही मलिक साहब हम करते हैं कि चवन्नी को रुपया वाला जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, आप इसका क्या राजनीतिक असर देखते हैं? 2027 के चुनाव के चश्मे से अगर हम देखते हैं तो इसका पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स पर कोई असर है? देखिए नीरज जी, अगर आप देखें, चाहे वो जयंत चौधरी हो चाहे अखिलेश यादव हो, मैं दोनों को इनको राजनीति के जेनजी मानता हूँ। ये जब बयान देते हैं तो ये भूल जाते हैं कि आजकल वो अखबार का जमाना नहीं है कि आपने कुछ कह दिया और अखबारों के पन्नों में छुपा हुआ है और वहां कोई ढूंढ के लाएगा, निकाल के पढ़ेगा। तो आजकल हम्म। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। तत्काल आपने क्लिप निकाल ली, वो चवन्नी वाली, दोनों तरफ से। हम्म। तो सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं है और ये चीजें मिटती नहीं है। भले ही आप भूल जाएं, भले ही आपके गठबंधन बदल जाएं, लेकिन इंटरनेट पे जो चीज एक बार आ गई वो जाती नहीं है। अब आपको अगर राजनीति करनी है, जयंत चौधरी कल समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज भाजपा के साथ हैं। हो सकता है कल को हम्म। मायावती के साथ गठबंधन करें, हो सकता है कल को वो हम्म। कांग्रेस में जाएं। तो आप अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो इस तरह की टिप्पणी करते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति में इस तरह की चीजें होती है। खैर, दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा है कि इस चीज का अखिलेश यादव के बयान का वेस्टर्न यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा। दो प्रभाव पड़ेंगे। जाट थोड़ा भावुक होता है और जाट इन चीजों को बड़ा हम्म। उससे लेता है, भले ही वो नाराज हो किसी मामले पे जयंत चौधरी से, लेकिन ये कह देगा ठीक है यार, वो तो जयंत चौधरी से हम नाराज हैं, हमारा निजी मामला है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसे टिप्पणी कैसे कर रहा है? तो किसी हद तक वो हम्म। नाराजगी दूर करने का काम भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। दूसरी चीज ये हम्म। है कि जयंत चौधरी जिस रास्ते पे निकल गए हैं, जयंत चौधरी के हम्म। उस रास्ते से वापस आना अब संभव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो भारतीय हम्म। जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता हम्म। पार्टी बड़ा दल है, सरकार में दोनों जगह है। जयंत चौधरी वहां कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। कहने के लिए तो वहां हम्म। खीर और मलाई भी चल रही है, लेकिन दूसरा ये है कि हम्म। उसके प्रभाव से आपको एकाएक निकलना इतना आसान नहीं है। जैसे आप देखें कि मीरापुर की सीट पे भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और जयंत चौधरी कुछ नहीं कर पाए। आने वाले जी। चुनाव में आपको ये देखना होगा कि वेस्टर्न यूपी पे जहां-जहां राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, उसमें कई सारी हम्म। सीटें ऐसी हैं जिन पे दावा भारतीय जनता पार्टी ठोकने वाली है। क्योंकि पहले वहां हम्म। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत लोग रहे, चाहे वो थाना भवन हो, चाहे वो कई सारी ऐसी सीटें हैं, चाहे वो उमेश मलिक की बुढ़ाना सीट हो। तो कई सारी ऐसी हम्म। सीटें हैं जिन पे कल को भारतीय जनता पार्टी दावा ठोकेगी और चाहते हुए भी जयंत चौधरी नहीं रोक पाएंगे और जयंत चौधरी को समझौता कहीं न कहीं करना पड़ेगा। जयंत चौधरी के हम्म। विधायक बहुत बढ़ जाएँगे, जयंत चौधरी के विधायक बहुत घट जाएँगे, इसकी संभावना बहुत कम है।
जयंत चौधरी के सांसद विधायक अगर यहाँ से घटेंगे तो 1-2 मथुरा साइड बढ़ जाएँगे, एक आध कोई हम्म। अलीगढ़ में आ जाएगा। हालाँकि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी तो दावा कर रही है कि वेस्टर्न यूपी पे तो हम लोग काबिज हैं ही। आपने देखा अभी हम्म। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को पूरब से बनाया है। उनका दावा है कि भाई बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में पार्टी जो है बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है। हालाँकि उनके हम्म। कई पैरोकार, कई दावेदार तो केरल और कश्मीर भी घूम रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस हम्म। प्रकार से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व है, खासकर किसानों में, जाटों में, तो बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि ये जो बयान हैं, अभी चुनाव तक आते-आते इस तरह के और भी बयान आएँगे और उन पे जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी इस बीच मज़े लेगी और राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो है अखिलेश यादव को जवाब देने में लगे रहेंगे। कहीं कोई पुतला फूँकेगा, कहीं कोई उस पर टिप्पणी करेगा, तो सबको काम मिल जाएगा चुनावी समर में। जी। हम्म। नहीं, बिल्कुल आपने एक सवाल का जवाब तो मेरा दे दिया कि कि जयंत चौधरी को इस बार कितनी टिकट मिल सकती हैं या क्या उन्हें बीजेपी के सामने समझौता करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए कि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में लड़े, तो जो भी उनका प्रदर्शन था, जो उनके 8-9 विधायक बने, उस वक्त एक मुस्लिम जाट केमिस्ट्री की बहुत बात हुई कि भाई चूंकि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी साथ साथ में हैं, तो मुस्लिम और जाट का एक गठबंधन बना है पश्चिमी यूपी में, जिसने इस विपक्षी गठबंधन को के कैंडिडेट को वोट दिया है। अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। अब जयंत चौधरी की इस मुस्लिम पॉलिटिक्स का क्या होगा? देखिए नीरज जी, अगर आप देखें, ये बहुत गहरी बात है हम्म। और इसमें हम्म। कई सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सीधी बात है, गहरी है, कड़वी बात है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और कई लोग इससे नाराज़ भी हों। जयंत चौधरी कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, मैं गवाह हूँ इस बात का, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो हम्म। 2017 हो, चाहे वो 2019 हो। लगातार इस बीच में चर्चाएँ हुई हैं और कई बार ऐसी अब उस समय चर्चा हुई है कि जब हम खुद मौजूद थे वहाँ और चौधरी अजीत सिंह की तरफ से ग्रीन सिग्नल था कि हम भाजपा के साथ जाएँगे। लेकिन जयंत चौधरी के ये शब्द थे कि मैं मर जाऊँगा, भाजपा में नहीं जाऊँगा। और उन्होंने अखिलेश के साथ समझौता किया और अखिलेश के साथ समझौता करके आपको याद होगा कि कैराना पे बाई इलेक्शन लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता और भारतीय जनता पार्टी को हराया। तो लगा कि ये दोनों मिलकर एक हम्म। बहुत बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और उसके बाद विधायकी का चुनाव आया और विधायक में एक निर्णायक भूमिका या निर्णायक नंबरों के साथ जयंत चौधरी आगे बढ़े। लेकिन हम्म। 2022 आते-आते वेस्टर्न यूपी की राजनीति में जो संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे और उन्होंने अजीत सिंह को भी हरा दिया था, तो उनको ये लगता था कि इस बार जो अजीत सिंह की वजह से मेरे से नाराज लोग हैं और समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक हैं, मुस्लिम समाज और जाट समाज मिलकर मुझे हराने का काम करेगा। एक ही शर्त पे हम जीत सकते हैं कि अगर जयंत चौधरी या आरएलडी हमारे साथ आ जाए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी गए हैं, इसमें कहीं न कहीं हम्म। संजीव बालियान की ही साम-दाम दंड-भेद की रणनीति है। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के पास फ़ॉर्मूला है आप जानते हैं, तोता मैना वाला और जो है तमाम एजेंसियों वाला मामला है, उसका प्रयोग जयंत चौधरी को भाजपा में लाने के लिए हुआ। वो बात पुरानी है, मैंने पहले ही कहा था कड़वी बात है, लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी इस राह पे निकल गए हैं और अब उन्होंने भी समझौता हालात से कर लिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कोई बड़ा नुकसान भी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पेड़ के नीचे कोई भी राजनीतिक दल आया है, उसको उन्होंने समाप्त और ये तो अभी कोई बहुत बड़ा पौधा बना नहीं है, ये तो अभी छोटा पौधा है आरएलडी तो, बड़े-बड़े पौधों को उन्होंने निपटा दिया जो लगातार पुराने उनके साथी थे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, ममता बनर्जी भी कभी वाजपेयी गवर्नमेंट में रही थी, वो भी सहयोगी थी, तो सबको निपटा दिया है। तो आने वाले समय में जयंत चौधरी कितना सर्वाइव भारतीय जनता पार्टी के साथ कर पाएँगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन क्षेत्र में इस तरह की भी चर्चाएँ हैं कि अगर
2027 आते-आते ऐसा कुछ लगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी विलय भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि भई वो हमेशा राज्यसभा में ही रहें और अपने लोगों को लड़ाने का काम करें। हेलो? चलिए मलिक साहब, अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक पुराने दलित नेता यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये कदम, जो राहुल गांधी का पिछले कई महीनों का दलित आउटरीच है, वो पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव को काउंटर करने के लिए काफी होगा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दलित वोट मिलेगा जितनी मात्रा में वो चाहते हैं? कम से कम वो पश्चिमी यूपी में अपनी एक जीत के लिए जितना उन्हें चाहिए, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए नीरज जी, अगर आप देखते हैं कि कांग्रेस का कोई चाहे दलित चेहरा हो, चाहे दूसरी चीज हो, वो वेस्टर्न यूपी में किस प्रकार से चंद्रशेखर को पीछे हटा देंगे, मुझे मुश्किल लग रहा है। चंद्रशेखर का सांसद बनने के बाद में वर्चस्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और लगातार वो वर्चस्व उनका बना हुआ है। आपने देखा कि लोकसभा की सीट जीतने के लिए चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम लोगों के वहां पे रैली करने के और सारे प्रयास करने के बावजूद भी चंद्रशेखर अच्छे मतों से जीत के आए हैं और उनका जो जनाधार है लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर अपने जो वोट हैं, जो उनके समुदाय के वोट हैं या उसमें मुस्लिम प्लस के भी वोट हैं, उसमें चंद्रशेखर लगातार सेंध लगा रहे हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि मायावती का 25 तारीख को आकाश आनंद की एक रैली है, जेवर में एक रैली अभी उन्होंने हाल में की। तो आकाश आनंद का एंट्री एग्जिट होते होते अब फाइनली 2027 के चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि मायावती ने उन्हें मैदान जंग में उतार दिया है। आपको आकाश आनंद की वापसी और जो बसपा का 2027 में एक संभावित रिजल्ट है, उसको देखते हुए कैसी लगती है आकाश आनंद की ये मौजूदगी? क्या बसपा के अच्छे दिन वापस लाएगी? देखिए नीरज जी, आपने एक सवाल पूछा था जयंत चौधरी पे भी। मैं भी जयंत चौधरी को ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से मायावती जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना का, किसी भी नीति का विरोध नहीं कर पा रही है, अपने लोगों के पक्ष में नहीं खड़ी हो पा रही है, उसी तरह से जयंत चौधरी को भी देखा जा रहा है। वो जिस बयान की बात करते हैं आप, चवन्नी वाले बयान की, वो भी उन्होंने लखीमपुर खीरी के किसानों के संदर्भ में बोलते हुए ये बात कही थी। उसके बाद वो लखीमपुर खीरी को भी भूल गए, वो किसानों के लाठीचार्ज को भी भूल गए, वो जो महिला का अपमान हुआ था जंतर मंतर पे उसको भी भूल गए, वो किसानों की बात भी भूल गए। उनके खुद के लोकसभा क्षेत्र में बागपत में अभी तक चीनी मिल ने भुगतान नहीं किया गन्ने का, वो उसको भी भूल गए। तो उसी प्रकार से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के सामने मुखर होके कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे, खासकर वेस्टर्न यूपी में। मुझे हम्म, थोड़ा संशय है, क्योंकि आकाश आनंद के साथ जिस प्रकार से मायावती जी खेल कर रही हैं, कभी उसको आगे लाती हैं, कभी उसको निकाल देती हैं, कभी उसके ससुर को निकाल देती हैं, कभी उसको निकाल देती हैं, तो उससे उनका जो वोटर है वो थोड़ा संशय में है, ऊहापोह की हम्म, स्थिति में है। और चंद्रशेखर को लगातार इस चीज का फायदा इसलिए मिल रहा है कि छोटे से छोटा मुद्दा भी कहीं होता है, चंद्रशेखर तत्काल वहां पहुंचता है, अन्यथा उसका संज्ञान लेता है। 2 दिन पुरानी ही घटना हम्म, देखें अभी, 2 दिन पुरानी घटना अगर आप देखें, लखनऊ में किसी एक ओला उबर टैक्सी वाले का कोई विवाद हुआ था और जी जी जातिवाद जी। पे कोई इस तरह की टिप्पणी आई थी। तत्काल चंद्रशेखर ने उससे संपर्क किया और उससे बातचीत की और उसको कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। तो मायावती जी से मिलना, बात करना मुश्किल है और चंद्रशेखर हर जगह उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि उनका मामला अभी बढ़ रहा है। मायावती का जो फिक्स 10% वोट है, उसमें से हम्म, मुझे लगता है 5 से 6% वोट तत्काल इस बार चंद्रशेखर तोड़ लेंगे और मायावती जी मुझे लगता है 2 या 3% पर रहेंगी और चंद्रशेखर की वोटों में इजाफा होगा। कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 10% और हो सकता है कहीं 12% भी आ जाए। और वो उनके ऊपर हम्म, डिपेंड करेगा कि वो कैसे लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि वो उसी राह पे चले हैं जिस पे कभी मायावती थी। वो हम्म, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं। जी। हम्म।
लेकिन आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी के बाहर भी भाई मायावती ने अगर 8-9% आज वोट लिया हुआ है, 8-9% पर भी सिमट गई है, तो भी उनका वोट जो है वो पूरे यूपी में फैला हुआ है। आपको लगता है कि चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी के बाहर भी वोट लेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं नीरज जी। जैसे आप देख रहे हैं कि वो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और अगर उनको कहीं 4% भी मिलता है, भले ही उनका कैंडिडेट हार जाए, बड़ी जीत है। आप याद करिए मध्य प्रदेश में भले ही भाजपा का कैंडिडेट हारा हो, बिल्कुल। मजबूत कैंडिडेट हारा हो, कांग्रेस जीती हो, वहाँ चंद्रशेखर का तीसरे नंबर पे रहना और साढ़े जी, बाईस जी, जी। हजार वोट लेके आना मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। अगर वो मध्य हुँ, प्रदेश में करिश्मा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बड़े करिश्मे की उम्मीद की जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मायावती जी जिस प्रकार से निष्क्रिय हैं, जिस प्रकार से वो भतीजे को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आकाश आनंद ने बहुत अच्छा टेम्पो बनाया था, बहुत अच्छी उनकी रैलियाँ लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी और लगा था कि भई लड़के में करंट है, ये कुछ न कुछ करेगा, लेकिन एकाएक उस पे ब्रेक लगा दिया गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो उससे कहीं न कहीं मायावती का जो वोटर था, उनके जो लोग थे, वो कहीं न कहीं उदास हुए और कई लोग ना हुँ, चाहते हुए भी चंद्रशेखर के साथ गए क्योंकि चंद्रशेखर काफ़ी आगे निकल गया है लोकसभा में आने के बाद। वो उपलब्ध हुँ। है, वो अपने मुद्दे पार्लियामेंट में उठा सकता है। अगर आपने अभी देखा हो कि जंतर-मंतर पे जो युवाओं का जी, मामला था, पार्लियामेंट में बिल्कुल। मूर्ति के नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। तो ये सारे जुमलेबाज़ी और सारी जो इस तरह की चीज़ें राजनीति में चलती हैं, इसमें चंद्रशेखर निपुण है और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए वो सबसे हुँ, बड़ा नुकसान मुझे मायावती का करता हुआ दिखता है। खाली वेस्टर्न यूपी में ही नहीं, पूरे यूपी में मायावती को बड़ा डेंट चंद्रशेखर ही देगा। जी। हुँ। और असदुद्दीन ओवैसी की क्या भूमिका देखते हैं आप? खास तौर पर पश्चिमी यूपी में? देखिए संजय जी, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से ओवैसी हैं, तो अभी फिलहाल तो ये सुनने में आ रहा है कि ओवैसी शायद चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी हुँ, मेरी जो हुँ, बात हुई है, उन्होंने कोई इस तरह की बात की नहीं है कि कोई फाइनल बात हुई है। ओवैसी तो वेस्टर्न यूपी में कोई सीट जीत पाएंगे, इस पे तो मुझे संशय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक तो वो नहीं जीत पाए, बिहार में बाकी जगह कुछ सीटें जीत ली हैं। कोई इस तरह का कोई ट्रायंगल बन जाता है या कोई इस तरह की बात बनती है, वो किसी के साथ टाई अप में जाएँगे, वहाँ पे कुछ सीटें निकल गई, कुछ हो सकता है। लेकिन वेस्टर्न यूपी में बहुत प्रभावी ओवैसी रहेंगे, मैं इसमें इत्तेफ़ाक नहीं रखता। मुझे नहीं लगता कि बहुत हुँ, बड़ा करिश्मा वो यहाँ कर पाएँगे क्योंकि यहाँ का मुस्लिम समाज जानता है कि ओवैसी के साथ जाने का मतलब है कि पार्टी के वोट खराब करना, या तो वो समाजवादी पार्टी में जाएँगे और या फिर वो चंद्रशेखर के साथ जाएँगे। डिपेंड करेगा कि आपका उम्मीदवार कौन है, किस कास्ट का हुँ, उम्मीदवार है, किसको सपोर्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से वोटिंग होगा। ओवैसी का कोई बहुत बड़ा मामला मुझे कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। जी। हुँ। तो आपने ये कहा कि चंद्रशेखर के साथ तो जा सकता है मुस्लिम, यानी आपके मुताबिक चंद्रशेखर एक तीसरा कोण तो बना ही रहे हैं। मतलब जो हम यूपी की ओवरऑल बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया सीधा-सीधा मुकाबला बीजेपी वाले गठबंधन और अखिलेश यादव वाले गठबंधन के बीच में है। लेकिन पश्चिमी यूपी में तो कम से कम पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर एक तीसरा कोण बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके मुताबिक। अगर मैं आपसे वो एक ओवरऑल पिक्चर लूं आखिर में, एक क्रक्स पूरे मैटर का, कि 2027 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में मतलब हमने देखा था 2022 में किसान आंदोलन के बावजूद भी चंद्रशेखर जयंत चौधरी के साथ ना होने के बावजूद भी बीजेपी का प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छा रहा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरे यूपी में अलग हैं, या फिर जयंत चौधरी लेकिन साथ में है बीजेपी के, तो ये पूरी उलझी हुई सी एक जो राजनीति है। मैं आपसे एक पूरा ओवरऑल पश्चिमी यूपी का 2027 के मद्देनजर एक ब्रीफ लूं, तो आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए नीरज जी, अगर आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल इस क्षेत्र में मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो फायदे हैं, उसके अलावा जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो नुकसान भी जयंत चौधरी को झेलना पड़ेगा। जो लोग भारतीय हम्म, जनता पार्टी से तमाम मुद्दों पे नाराज हैं, वो अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं, जब उनको ऑप्शन मिलता है और कई लोग समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते, तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। आपने देखा है कि कांग्रेस को कई जगह हम्म, अच्छा वोट मिला है लोकसभा के चुनाव में भी। ऐसे में एक नया ऑप्शन उनको चंद्रशेखर का मिलता है। चंद्रशेखर हम्म, अगर अच्छे कैंडिडेट देते हैं,
आजकल आप ये भी आपको सोचना होगा कि जातिवाद के अगर उम्मीदवार आपका होता है तो जातिवाद पे भी वोट आता है, तो आपकी जाति अगर उस हिसाब से देते हैं कि जिसका वर्चस्व वहाँ है, बाकी आपको सपोर्ट कर रहा है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, तो कैंडिडेट मजबूत हो जाता है। तो उस तरीके से मैं चंद्रशेखर की मजबूती वेस्टर्न यूपी में देखता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि वो बढ़ेंगे। अब कितनी सीटें आएँगी, नहीं आएँगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वोट फ़ीसद बढ़ेगा, इसमें गारंटी है और मायावती जी का वोट हम्म फ़ीसद घटेगा। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी के साथ था, अब अलग है और आरएलडी के साथ से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी की इकरा हसन है, हरेंद्र मलिक हैं, वो भी अपने जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ कैंडिडेटों को जाट समाज के कैंडिडेटों को टिकट दिलाने की बात अखिलेश यादव से कर रहे हैं। अगर जाट समाज के कुछ कैंडिडेट लड़ते हैं वेस्टर्न यूपी में और उनकी अच्छी पकड़ धरातल पे है, तो उनके साथ मुस्लिम प्लस होके कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को भी जा सकती हैं। तो खिचड़ी मुझे बनती हुई नजर लग रही है, क्लियर कट किसी को मिलेगा ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए मुस्लिम की पसंद तो कांग्रेस भी है। अगर कांग्रेस हम्म कहीं अच्छा कैंडिडेट देती है और कांग्रेस ठीक-ठाक है, तो मुस्लिम आराम से कांग्रेस के साथ जा सकता है। उसमें सहारनपुर का, कैराना का आपने देखा है। दूसरी हम्म चीज़ ये है कि अगर चंद्रशेखर का कैंडिडेट बहुत अच्छा होगा तो मुस्लिम को वहाँ भी गुरेज नहीं है जाने में। समाजवादी पार्टी का अच्छा होगा तो मुस्लिम वहाँ भी जा सकता है। लेकिन मुस्लिम तय करेगा कि जो जीतता हुआ कैंडिडेट हो और अलग भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कैंडिडेट हो, तो मुस्लिम समाज इकट्ठा वहाँ जाएगा। बाकी जातिवाद के हिसाब से बँटेगा। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी अंत में आप पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणी अखिलेश यादव कर रहे हैं, अगर इस तरह की टिप्पणी होंगी, तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी को मिलेगा। क्योंकि कई लोगों का मानना हम्म ये भी है, कई लोग इस चीज़ के भी मानने वाले हैं कि भई जयंत चौधरी इस हैसियत में ना है, ना कभी होंगे कि वो अपनी सरकार बना सके। उनको तो सरकार हम्म जिसकी बनेगी उसके साथ साझेदार बनना ही पड़ेगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कोई भी दल सरकार के साथ जाता है, इसलिए जयंत चौधरी से इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने दल-बदल कर लिया है या वो सत्ता के साथ हम्म चले गए। कल को कांग्रेस की हम्म सरकार बने या किसी और की सरकार बने और वो अपने क्षेत्र के हित के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए अगर जाते हैं, तो इसको कोई आजकल बहुत बड़ी बात नहीं मानता है और जाट समाज भी इससे अछूता नहीं है। तो इसलिए हम्म एकाएक ये कहना कि भई उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा और दूसरी अंत में बात यही है नीरज जी, कि अभी तो हम्म तस्वीर बहुत बड़ी पलटने वाली है। अब जिस जी प्रकार से आप कह रहे हैं कि सरकार जो है 50,000 रुपया महिलाओं को देगी, जो स्कूल में सीमेंट लगाने के लिए जिस सरकार के पास पैसे नहीं है और वो महिलाओं को 50,000 रुपए देने की बात कर रही है। अगर बिहार में 10,000 रुपए कमाल कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो 50,000 रुपए बिग कमाल कर देंगे। तो ये परिस्थितियाँ हम्म भी बनेंगी आने वाले समय में, तो इसलिए अभी कुछ भी निर्णय लेना या कोई भी दावा करना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाज़ी होगी। जी। लेकिन मलिक साहब अब तो चुनाव चूंकि पास ही आना है चुनावों को दिन ब दिन, तो हम भी आपके पास आते रहेंगे इन बदलती हुई सिचुएशंस को, इन बदलते हुए हालातों का जायजा लेने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए। लेकिन आज जो मौजूदा तस्वीर है वो आपने हमारे दर्शकों को तफसील से समझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।